नमस्कार दोस्तों, एग्री साइंस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, आज हम बात करेंगे कोशिका विभाजन की, सेल डिवीजन की। बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, समझने वाला है। ध्यान से समझेंगे तो इससे हमारा एक भी क्वेश्चन फिर एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल डिवीजन की। देखो बच्चों, रुडोल्फ विर्चो ने एक बात कही थी। रुडोल्फ विर्चो ने कहा था, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ओमनिसेलुला, ई सेल्यूला, ठीक है। न्यू सेल्स arise from pre-existing cells। मतलब सेल्स जो है वो नई सेल्स बनाती हैं, उनको डिवीजन करना पड़ता है। कुछ केस में फ्यूजन भी होता है, परंतु वो होता है जब गैमीट्स आपस में मिलते हैं, युग्मक आपस में मिलते हैं। पर ज्यादातर जो है डिवाइड होकर कोशिकाएं अपनी संख्या बढ़ाती है, कंटिन्यूटी को मेंटेन रखती है। तो भाई, सेल डिवीजन को पढ़ने से पहले हमें कोशिका चक्र पढ़ना पड़ेगा। कोशिका चक्र, सेल साइकिल। होवार्ड व पेल्क ने इसको समझाया था भी, होवार्ड एंड पेल्क। कोशिका चक्र क्या कहता है? कोई भी सेल जो होती है वो अपना एक जीवन चक्र व्यतीत करती है और उस जीवन चक्र के दौरान वो अपना सेल डिवीजन भी कर सकती है। तो कोशिका चक्र भी इस प्रकार से कई भागों में डिवाइड रहता है। दो मुख्य पार्ट है इसके, एक तो ये बड़े वाला और एक पार्ट ये छोटे वाला। दो पार्ट हो गए ना। इस बड़े पार्ट को बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस, अंतरावस्था। और ये जो छोटा भाग जो है ये कहलाता है माइटोटिक फेज, यानी विभाजन अवस्था। अंतरावस्था बच्चों विभाजन की तैयारी है और विभाजन अवस्था में विभाजन होगा। और इस इंटरफेज को भी हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। G1, S एंड G2। तो अंतरावस्था की तीन उपावस्थाएं हैं, G1, S और G2। इनमें क्या क्या काम होगा और इसमें क्या काम होगा, इसको हमें समझना है। G1 जो होता है, इसके अंदर काम होता है RNA प्लस प्रोटीन बनती है, प्रोटीन संश्लेषण या सिंथेसिस। एस अवस्था में डीएनए डबल होता है भी, डीएनए जो है डबल हो जाता है, या इसे संश्लेषण अवस्था भी बोलते हैं, या सिंथेटिक फेज, यहां लिख देता हूं मैं, सिंथेटिक फेज। और G2 जो है, इसमें आरएनए और प्रोटीन तो बनेगा ही, सेल ऑर्गेनेलीज यानी कोशिकांग भी बढ़ेंगे, कोशिकांगों की संख्या भी बढ़ेगी। तो ये सारे काम विभाजन की तैयारी के लिए, क्योंकि विभाजन करना है तो आरएनए चाहिएगा, आरएनए बनेगा तो प्रोटीन बनेगी, क्योंकि सेल्स को बढ़ाने के लिए प्रोटीन आपको पता है महत्वपूर्ण घटक है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब विभाजन करना है तो डीएनए भी डबल करना पड़ेगा, क्योंकि अगली दोनों सेल्स में डीएनए बराबर जाना चाहिए। और G2 अवस्था जो है, इसमें कोशिकांगों की संख्या भी बढ़नी चाहिए, ताकि दो कोशिकाओं हो तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो, लाइसोसोम भी हो, सारी चीजें होनी चाहिए। अब बात करते हैं माइटोटिक फेज में। इसको दो भागों में बांटा गया अभी। एक तो केंद्रक विभाजन, केंद्रक
विभाजन और दूसरा कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्रक विभाजन को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और कोशिका द्रव्य विभाजन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। डीएनए डबल कौन सी अवस्था में होता है? एस अवस्था में। आरएनए और प्रोटीन किस में बनते हैं? G1 और G2 में। कोशिकांग किस में बढ़ते हैं? G2 में। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसके बारे में और डिटेल जानते हैं। कोशिका चक्र को चलाने वाला जो है, कोशिका चक्र या सेल साइकिल को जो मेंटेन करता है वो माइटोजीन करते हैं बच्चों। कौन करते हैं? माइटोजीन। और इसकी एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है, वो है साइक्लिन प्रोटीन। साइक्लिन प्रोटीन। इस कोशिका चक्र में चेक पोस्टें होती हैं, वो बनी होती हैं बच्चों CDK की, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये चेक पोस्ट क्या काम करती है इसको भी समझ लेते हैं। जैसे ये कोशिका चक्र है, ये दो भाग हमने बांट दिए, एक पार्ट ये और बाकी ये। इसके जो फर्दर पार्ट्स हैं G1, S और G2, ये M की चर्चा करेंगे। M समझने वाला, ये भी समझने वाला है। अब कोई कोशिका G1 से S में आएगी और अगर S में आ गई तो उसको विभाजन करना ही पड़ेगा, क्योंकि S में DNA डबल हो जाता है और दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती, इसलिए दो म्यान भी चाहिएगी, दो कोशिकाएं भी चाहिएगी। तो G1 से S में आने के बाद विभाजन नहीं रुक सकता। तो यहां पे एक चेक पोस्ट बन गई, चेक पोस्ट फर्स्ट। वो कहते हैं भैया अगर तूने विभाजन करना है तो S में आओ, नहीं तो मत आओ। बहुत सारी कोशिकाएं विभाजन नहीं करती तो वो G0 में रहती है, विभाजन नहीं होता, यहां पे विभाजन नहीं होता है, पर कोशिका सक्रिय रहती है, पर कोशिका सक्रिय रहती है। सेल्स बिकम एक्टिव या सेल्स रिमेन एक्टिव। जैसे आपके हृदय की कोशिकाएं हैं, यानी कोई अंग जो है पूर्णतः डेवलप हो गया, स्किन है अभी नॉर्मल पड़ी है, अब इनको विभाजन की आवश्यकता नहीं है तो वो G0 में रहे। कट लग गया, वहां पे इंजरी को रिकवर करना है, विभाजन करना पड़ेगा, कोशिकाओं की संख्या बढ़ानी है तो वो S में जाए, तो फिर ये चेक पोस्ट उसको परमिशन दे देती है, जाओ। नहीं तो आप किस में रहो? G0। S में आपको पता है DNA डबल हो जाता है, DNA क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है भी, या DNA रेप्लिकेशन, यहाँ पे हम कह सकते हैं DNA रेप्लिकेशन इस अवस्था में होता है। यानी एक जो DNA है वो कन्वर्ट हो जाएगा, अपनी कॉपी कर लेगा, दो DNA बन जाएंगे, फिर वो इसमें जाएगा, सेल ऑर्गेनेलिज बढ़ेगी। फिर यहाँ पे एक चेक पोस्ट और है, सेकंड। आपसे पूछ सकता है चेक पोस्ट फर्स्ट और सेकंड किन किन के बीच में होती है? तो फर्स्ट होती है G1 और S के बीच में, और सेकंड होती है G2 और M के बीच में। ये सुनिश्चित करती है भी क्या आपने DNA जितना डबल रेप्लिकेशन करना था उतना ढंग से कर लिया कि नहीं कर लिया। बिना ढंग से रेप्लिकेशन किए हुए अगर आप M में चले गए तो फिर गुणसूत्रीय या जीनीय विकार आने लगेंगे, डिसऑर्डर्स आने लगेंगे। हम कहते हैं ना गुणसूत्र कम ज्यादा हो गए, वो यही गड़बड़ होती है। फिर डिवाइडेशन ढंग से नहीं हुआ, तो ये चेक पोस्ट ये सुनिश्चित करती है। तो ये ध्यान रख लेना भाई, सेल चक्र जो है इसके अंदर सबसे लंबी अवस्था जो है कोशिका चक्र की वो अंतरावस्था है। 20 घंटे तक का 19 घंटे तक का समय ये ले लेती है। और सक्रिय अवस्था भी है, सक्रिय अवस्था भी है। लॉन्गेस्ट फेज जो है वो इंटरफेज है
और ये एक एक्टिव फेज है, क्योंकि विभाजन की तैयारी हो रही है। कितना काम हो रहा है इसमें। पहले वैज्ञानिक इसको सुस्त अवस्था मानते थे, रेस्ट फेज मानते थे, परंतु अब जो धारणा है वो चेंज हो गई है। अब बात आती है केंद्रक विभाजन की और कोशिका द्रव्य विभाजन की। यहाँ पे कई चेंजेस है, हमें इसको अब अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोशिका का विभाजन जो है वो हम 3 प्रकार का पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में। एक तो छोटा सा है असूत्री विभाजन एमाइटोसिस, एक माइटोसिस है समसूत्री विभाजन, और एक अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। तो यहां तक का काम तो सब में सेम ही रहेगा। इसके बाद यहां चेंज आ जाएगा भी, यहां पे कौन सा विभाजन करना है, समसूत्री करना है तो प्रोसेस अलग होगा, अगर अर्धसूत्री करना है तो प्रोसेस अलग होगा। इसको बोलते हैं मियोसिस। तो हम तीनों विभाजन का पहले तो अंतर देखते हैं, फिर इनका प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विभाजन जो होगा 3 प्रकार का, एमाइटोसिस यानी असूत्री, माइटोसिस यानी समसूत्री, और मियोसिस यानी अर्धसूत्री। एमाइटोसिस छोटे स्तर के जीवों में होता है, छोटे स्तर के जीवों में, स्मॉल स्केल ऑर्गेनिज्म में। जैसे एक आटे का पेड़ है, उसको जस्ट 2 भागों में डिवाइड कर दें, क्योंकि इनके अंदर केंद्रक तो होता नहीं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं जीवाणु यानी बैक्टीरिया, ईस्ट, ठीक है, इत्यादि असूत्री विभाजन से विभाजित होते हैं। जस्ट एक सेल से 2 सेल बन जाती है, क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस है नहीं, तो हम पर्टिकुलर इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते भी ये किस प्रकार से प्रोसेस, पूरा डीएनए इक्वल जाता है कि नहीं जाता, इस बात का हमें पता नहीं। समसूत्री विभाजन जो है यह कायिक कोशिका में होता है भी, कायिक कोशिका में होता है, occur in somatic cells। कायिक कोशिकाओं में होने वाला विभाजन है। कायिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं? जनन कोशिकाओं के अलावा, रिप्रोडक्टिव सेल के अलावा जितनी भी हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं वो कायिक हैं, सोमेटिक हैं, चाहे वो स्किन की हो, किडनी की हो, हार्ट की हो, ब्रेन की हो, XYZ सारी, एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल, जनन कोशिकाओं के अलावा। एक द्विगुणित से दो द्विगुणित कोशिकाएं बनती हैं, 2 द्विगुणित कोशिका बनती है, यानी डिप्लॉइड सेल से, 1 डिप्लॉइड सेल से 2 डिप्लॉइड सेल बनेगी। डिप्लॉइड सेल यानी द्विगुणित कोशिका, मतलब जिनमें गुणसूत्र जोड़ों में हो। जैसे हमारी अगर हम बात करें तो एक हमारी 46 गुणसूत्रों वाली कोशिका जो है द्विगुणित है। जब इसका समसूत्री विभाजन होगा तो 2 कोशिकाएं बनेगी और उनमें भी गुणसूत्र कितने कितने होंगे? 46 होंगे। ठीक है, तो एक द्विगुणित से 2 द्विगुणित का बनना। और समसूत्री के बारे में क्या क्या बातें भी, ये क्यों होता है समसूत्री विभाजन? समसूत्री या माइटोसिस इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। क्रोमोसोम नंबर जो है रिमेन सेम,
कम नहीं होते, 46 है तो 46 वाली 2 बन जाएगी। यह विभाजन वृद्धि, विकास, घाव भरने हेतु संपन्न होता है। ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रोथ, डेवलपमेंट, हीलिंग एटसेट्रा। आपके चोट लगी तो वो चोट भर जाएगी, इसका मतलब उन कोशिकाओं ने समसूत्री विभाजन किया है। अब बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की। अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। ये विभाजन जो है भाई जनन कोशिकाओं में होता है। occur in reproductive cell, अब ये रिप्रोडक्टिव सेल अगर हम ह्यूमन की बात करें और ह्यूमन में मेल और फीमेल की बात करें तो मेल के अंदर तो भैया टेस्टिस में होती हैं, वृषणों में, और फीमेल के अंदर ये अंडाशय में होती हैं, ओवरी में होती हैं। तो पर्टिकुलर जगह ही होती है, बाकी की कोशिकाएं कायिक होती है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। इसमें क्या होता है भी, एक द्विगुणित से 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। यानी अगर आपकी 1 डिप्लॉइड सेल है, इट प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड सेल। कैसे? जैसे आपकी 46 वाली कोशिका है तो इसका पहले मियोसिस फर्स्ट होगा तो 23 गुणसूत्र वाली कोशिकाएं रह जाएगी, इसको बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट। अब इसका विभाजन होगा तो ये 23 वाली फिर 2 और बना देंगे तो टोटल कितनी बन गई? 4। तो इसको बोलते हैं मियोसिस सेकंड, अर्धसूत्री द्वितीय, अर्धसूत्री सेकंड और ये अर्धसूत्री फर्स्ट। अब ये रीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि ये जब 23 वाली बनी गई तो फिर दोबारा मियोसिस सेकंड या अर्धसूत्री सेकंड करना क्यों जरूरी होता है, ये भी रीजन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहां तक भी रोक सकते थे पर यहां तक नहीं रोका, इसका एक पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट रीजन है। 4 कोशिकाएं बन गई। और देखो ये डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड एप्लॉइड में कभी कंफ्यूजन मत करना भी, द्विगुणित है तो इस द्विगुणित से यानी जोड़ों में है, इनसे आधे गुणसूत्रों वाली कोशिकाएं रहेगी तो इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं अगुणित, हैप्लॉइड। ठीक है, गुणसूत्र आधे रह जाते हैं इसलिए अर्धसूत्री मियोसिस। यह विभाजन युग्मक निर्माण हेतु होता है भी, युग्मक निर्माण हेतु होता है। प्रोड्यूस गैमीट्स, जैसे एग्जाम्पल शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु व अंडाणु, स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म जो है उसमें भी 23 गुणसूत्र हैं, ओवम है उसमें भी 23 गुणसूत्र हैं, आधे गुणसूत्र, क्योंकि ये दोनों मिलेंगे तो वापस 46 हो जाए, तो 46 से हमारी गुणसूत्रों की संख्या 46 की 46 ही बनी रहे, इसलिए जो नया जीव बनता है वो 23 गुणसूत्र स्पर्म से आते हैं, 23 जो है वो अंडाणु से आते हैं, 23 फ्रॉम स्पर्म, 23 फ्रॉम ओवम, तो ये दोनों मिलेंगे तो वापस 46 हो गए।
तो मनुष्य ही जन्म लेता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। ठीक है भी। अब आगे चलते हैं, प्रोसेस देखते हैं, माइटोसिस का प्रोसेस क्या है। देखो कोई सेल है, बड़ा बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, इसको समझ लेना। इसके अंदर मान लो 2 गुणसूत्र हैं। अब इसको माइटोसिस करना है तो पहले ये इंटरफेज करेगी, अंतरावस्था करेगी भी। अंतरावस्था की 3 अवस्थाएं हैं, G1, S और G2। आपको पता है यहां पे डीएनए डबल हो जाएगा। डीएनए क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। आरएनए बढ़ेगा, प्रोटीन बढ़ेगी, तो इसका कोशिका का आकार भी जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा भी। और इसका जैसे ही डीएनए डबल होगा तो इसके गुणसूत्र इस प्रकार से दिखाई देने लगेंगे। सिंगल सिंगल लाइन वाले थे, डबल डबल लाइन वाले हो गए, क्योंकि डीएनए डबल हो गया। ठीक है, इस प्रकार से डबल दिखाई, यही दिखाई देते हैं हमें, ये कभी दिखाई नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर जो है धागे के रूप में होते हैं। परंतु यहाँ समझाने के लिए मान लो ये 2 चॉकलेट है, हमने चॉकलेट की क्वांटिटी डबल कर दी और एक के साथ एक को चिपका दिया, पर नंबर 2 ही रहे। संख्या में गिनने में 2 है, परंतु क्वांटिटी इनकी डबल है, मात्रा जो है दुगनी है, क्योंकि हमने चॉकलेट के साथ चॉकलेट चिपका दी। एक चॉकलेट थी, उसके साथ एक चॉकलेट और चिपका दी, तो नंबर तो एक ही गिना जाएगा भी, संख्या तो इसकी एक है, पर इसकी क्वांटिटी क्या होगी? डबल। और इस प्रकार से हमें वो दिखाई देने लगते हैं। अब इसको धीरे धीरे क्या है, इसको बीच में से तोड़ा जाता है, क्योंकि यहां पे मैंने आपको सेल में बताया था, सेंट्रोजोम नामक एक कोशिकांग होता है, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है, सूक्ष्म तंतु बनाता है। वो तंतु जो है वो इनको यहां से जोड़ लेते हैं। फिर आगे जाके ये तंतु जब सिकुड़ते हैं तो इन गुणसूत्रों को वो तोड़ देते हैं बीच में से। यानी जो आपने चॉकलेट डबल की थी, वो चॉकलेट अब वापस अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी में आ गई। यहां देखो 2 चॉकलेट हैं, यहाँ पे हमने एक एक चॉकलेट के साथ एक एक और चिपका दी, ये कंडीशन। फिर हमने वापस तोड़ दी, तो इनको 2 ही गिनोगे आप, 1 2। अब इस कोशिका में 4 चॉकलेट होगी, अलग अलग होगी ना। एक्चुअल मान लो कोई चॉकलेट 100 ग्राम की है, ये 100 ग्राम थी, ये भी 100 ग्राम की थी, पर डबल होगी तो ये 200 ग्राम की चॉकलेट होगी। अब चिपकी हुई इसलिए एक एक गिन रहे हैं हम, उनको पूरा एक मान रहे हैं यूनिट, पर यहाँ पे वापस 100 ग्राम होगी, तो यहाँ पे चॉकलेट कितनी होगी? अब 4, क्योंकि चॉकलेट का वजन 100 ग्राम होना चाहिए। अब क्या होगा? अब इस प्रकार से तर्कु तंतु इनको छोड़ देंगे, वापस केंद्रक बन जाएगा और ये 2 चॉकलेट इसमें आ जाएगी, और फिर इसमें लूप बनेगा। तो ये इस प्रकार से लूप बनेगा, तो ये कोशिका जो है 2 कोशिकाओं में बंट जाएगी। कितनी कोशिकाओं में बंट जाएगी? 2। अब इसमें चॉकलेट कितनी कितनी है? 2 2। इसमें कितनी थी? 2 2 नहीं बन गई, इनमें भी 2 2 रही। अब इसमें गुणसूत्रों के हिसाब से देख लेते हैं हमने। क्रोमोसोम इसमें 2 थे, डीएनए इसमें 2 जितना था, इतना डीएनए था जो 2 गुणसूत्र बना सके। इस कंडीशन में आते आते क्रोमोसोम 2 ही रहे, परंतु डीएनए जो है वो 4 जितना हो गया, इतना डीएनए हो गया भी, वो 4 गुणसूत्र बना सकता है। यहाँ पे सेम रही, यहाँ पे ऊपर क्रोमोसोम कितने गए? 2, डीएनए कितना जितना गया? 2 जितना। क्रोमोसोम 2, डीएनए 2। और ये सेम कंडीशन इसमें, क्रोमोसोम इसमें 2 है, डीएनए इतना है भी जो 2 गुणसूत्र पूरे पूरे बना दे। इसमें भी क्रोमोसोम 2 और डीएनए भी 2। तो एक द्विगुणित से, ये डिप्लॉइड सेल है,
इससे 2 डिप्लॉइड सेल बन गई, ये भी दोनों क्या है, डिप्लॉइड है। इसी को बोलते हैं बच्चों माइटोसिस। इसी को क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन हम कहते हैं। तो ये थीम है, अभी मैं आपको एक एक प्रोसेस बताऊंगा इसका, थीम समझ आनी चाहिए भी किस प्रकार से एक द्विगुणित से 2 द्विगुणित बन गई, क्योंकि इन्होंने डीएनए डबल कर लिया था इस फेज में। बाकी की चीजें तो बड़ी वो बंट गई, डीएनए पूरा पूरा जाना चाहिए, क्योंकि डीएनए जैसे घर का बंटवारा होता है तो पैसे बराबर मिलने चाहिए, तो ये डीएनए मनी है, प्रॉपर्टी है। बाकी कोई बर्तन भांडे वो कोशिकांग है, वो एक आधा कम ज्यादा गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस प्रकार से ये माइटोसिस के अंदर 2 कोशिकाएं बन जाती है। अब हम बात करेंगे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे माइटोसिस। और माइटोसिस के अंदर इंटरफेस तो हमने देख ही ली, इसमें तो 3 होंगी ही, G1, S और G2। माइटोसिस के अंदर हम सबसे पहले 2 भाग माइटोटिक डिवीजन की बात करेंगे, माइटोटिक डिवीजन यानी विभाजन अवस्था की बात करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले बताया था भी, विभाजन अवस्था 2 भागों में बंटी होती है, एक तो केंद्रक विभाजन यानी कैरियोकाइनेसिस, और एक कोशिका द्रव्य विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस। ये तो बड़ा सिंपल सही है, इसको समझना पड़ता है हमें। इस केंद्रक विभाजन की 4 उपावस्थाएं हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, केंद्रक विभाजन इन 4 अवस्थाओं से होते हुए विभाजित होगा। केंद्रक विभाजन मतलब कोशिका का जो एक केंद्रक है, इस कोशिका में अब 2 केंद्रक हो जाएंगे, और 2 केंद्रक हो गए वो एक कोशिका में कभी नहीं रहेंगे। तो इस साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, जो 2 केंद्रक हैं वो अपना अपना भाग हिस्सा लेकर डिवाइड हो जाएंगे और एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जाएंगी, यानी कोशिका द्रव्य विभाजित हो रहा है, इसलिए इसको हमने साइटोकाइनेसिस नाम दे दिया। ठीक है भी, तो अब हम बात करेंगे एक एक स्टेप की भी, में प्रोफेज क्या है, मेटाफेज क्या है, एनाफेज क्या है और टीलोफेज क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होगा, जैसे ये एक नॉर्मल सेल है, इसका केंद्रक है, इसके केंद्रक में हमने पढ़ा है भी, आपको मॉलिक्यूलर और वो मैंने सारी समझा दी, वो अगर पहले क्लासें देखी होंगी तो आपको बड़ा इजी लग रहा होगा अब ये टॉपिक। धागेनुमा संरचना पड़ी रहती है जिसे बोलते हैं क्रोमेटिन। यहां पे इसका होता है सेंट्रोमियर, सेंट्रोजोम, तारक केंद्र, तारक केंद्र, सेंट्रोजोम। धीरे धीरे पहले डायग्राम देख लो, डायग्राम में क्या क्या परिवर्तन आएंगे। ये क्रोमेटिन जो है ये गुणसूत्रों में बदलने लगेगा बच्चों। किस में बदलने लगेगा, गुणसूत्रों में। ये सेंट्रोमियर जो है वो ध्रुवों की ओर गति करने लगेगा, ये 2 ध्रुव है। धीरे धीरे केंद्रक झिल्ली लुप्त तो होने लगेगी, और इस शेप की बनने लगेगी। ये कुछ एक काम जो है वो प्रोफेज में होंगे, और जितनी भी प्रोफेज होंगी, चाहे वो मियोसिस के हैं, माइटोसिस के हैं या मियोसिस फर्स्ट की हैं, वो सारों के अंदर ये काम तो होंगे होंगे। कौन कौन सी ये काम बार बार मैं नहीं बताऊंगा, ये ध्यान रख लेना प्रोफेज की क्या विशेषताएं हैं। एक तो क्रोमेटिन गुणसूत्रों में बदलने लगता है, गुणसूत्रों में बदलने
लगता है। क्रोमेटिन कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम। पहला काम होगा ही होगा, सभी प्रोफेज में होगा। केंद्रिका लुप्त तो होने लगती है, केंद्रिका लुप्त तो होने लगती है। न्यूक्लियोलस बिकम डिसअपियर। न्यूक्लियोलस बिकम डिसअपियर। केंद्रक झिल्ली भी लुप्त होने लगती है। केंद्रक झिल्ली लुप्त होने लगती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिकम डिसअपियर। साथ में तारक केंद्र ध्रुवों की ओर गति करने लगता है। ध्रुवों की ओर गति करने लगता है। ध्रुवों की ओर गति करने लगता है। सेंट्रोसोम मूव टुवर्ड्स पोल। ये काम हो गए भाई, तो ये हो गए प्रोफेज के। अब अगली जो अवस्था है वो है मेटाफेज, मध्यावस्था, पूर्वावस्था, मध्य अवस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब याद रख लेना। इसमें क्या होता है, गुणसूत्र मध्य पटलिका पर स्थित हो जाते हैं। क्रोमोसोम सेटल एट मिडल प्लेट। सूक्ष्म तंतु या तर्कु तंतु गुणसूत्र बिंदु से काइनेटोकोर क्षेत्र से जुड़ जाते हैं। ठीक है, जो माइक्रोफिलामेंट है, माइक्रोफिलामेंट अटैच काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर्स काइनेटोकोर रीजन। ये भाई गुणसूत्रों का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छी अवस्था है। अगर हम डायग्राम के रूप में देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगी। गुणसूत्र झिल्ली तो लुप्त तो हो गई, ये इस प्रकार से तर्कुतंतु बनने लगते हैं। गुणसूत्र जो हैं बिल्कुल मध्य पर स्थित हो जाते हैं। ठीक है, और ये तर्कुतंतु सेंट्रोमियर यानी गुणसूत्र बिंदु से जुड़ जाते हैं इस प्रकार। अगर इसको जूम करके देखेंगे तो भाई ये सेंट्रोमियर है मान लो, तो ये बीच वाला गुणसूत्र बिंदु है। यहाँ पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। तो ये तर्कुतंतु इस काइनेटोकोर रीजन से जुड़ जाते हैं इस प्रकार से। तो ये तो है सेंट्रोमियर, गुणसूत्र बिंदु, और ये है काइनेटोकोर।
डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, ये प्लेट जैसी संरचना है, डिस्क लाइक, प्लेट जैसी। और अध्ययन करने के लिए सबसे उत्तम अवस्था ये स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि इसमें हमें गुणसूत्र जो है बिल्कुल स्पष्ट क्लियर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये होगी मेटाफेज। इसके बाद आगे जी एनाफेज। इसमें क्या होगा बच्चों, तर्कु तंतु सिकुड़ते हैं जिससे गुणसूत्र बिंदु टूट जाता है। सेंट्रोमियर is divided due to contraction of microtubules, क्योंकि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स या तर्कु तंतु जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। किससे? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। तो ये खिंचाव करते हैं तो ये बीच से टूट जाते हैं और ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं, ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, मूव टुवार्ड्स पोल। तो इसका डायग्राम हम देखें तो इस प्रकार से ये टूट गए, टूटकर ये ध्रुवों की ओर जाने लगे। पहले बीच में थे ना, अब ध्रुवों की ओर जाने लगे। इस प्रकार से खींच गए, जाने लग गए। तो ये हो गया काम किसका? एनाफेज का। अब टीलोफेज, अंतिम जो है वो है टीलोफेज। अब टीलोफेज जो है भाई बच्चों, इसमें क्या होगा? ये प्रोफेज की विपरीत अवस्था है। अपोजिट फेज ऑफ प्रोफेज, अपोजिट फेज ऑफ प्रोफेज है, यानी जो काम प्रोफेज में हुए अब उससे उल्टे काम होंगे। जैसे कि केंद्रक झिल्ली पुनः स्थापित होगी, केंद्रिका दिखेगी, ठीक है, गुणसूत्र क्रोमेटिन में बदलेंगे, ठीक है। अब यहां पे उल्टा हो रहा है ना, क्रोमोसोम जो है, सारी बातें उल्टी लिख देना भाई। क्रोमोसोम अब क्रोमेटिन में बदलेगा, न्यूक्लियोलस वापस दिखाई देगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी। डायग्राम में देखेंगे तो इस प्रकार से देख सकते हैं। अब पर दो केंद्रक बन जाए, वापस केंद्रक झिल्ली आ गई, ठीक है। गुणसूत्र जो है वापस किस में बदलने लगे? क्रोमेटिन में। गुणसूत्र वापस किस में बदलने लगे भाई? क्रोमेटिन में। केंद्रिका भी आपको दिखाई देने लगेगी। तो ये काम हो गए किसमें? टीलोफेज में। विपरीत है, अपोजिट है, इसमें ज्यादा कोई संशय नहीं है। तो ये सारी अवस्थाएं होगी। अब अंत में जो बची वो है साइटोकाइनेसिस। कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। अब भी सेल, अगर एनिमल सेल है
तो इसमें अंदर की ओर लूप बनेगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल, अभिकेंद्री यानी अंदर की ओर, और अल्टीमेटली अंदर की ओर ये डिवाइड हो जाएगी तो दो अलग अलग सेल बन जाएगी। अगर प्लांट सेल है तो सेंट्रीफ्यूगल काम होगा, अंदर से बाहर की ओर प्लेट बनेगी इस तरीके से, जिसको मिडिल प्लेट या मिडिल लेमला बोलते हैं, मध्य पटलिका, जो कि कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, सारी चीजें आ सकती हैं। तो ये भी सेंट्रीफ्यूगल है, अपकेंद्री है, केंद्र से बाहर की ओर, बाहर की ओर जा रहा है अभी, बाहर की ओर। तो इस प्रकार से ये प्लेट जो है पूर्णतः बन जाएगी, दो सेल बन जाएंगी। तो प्लांट सेल में पादप कोशिका में ऐसा होगा और जंतु कोशिका में ऐसा होगा। और रिजल्ट क्या होगा, एक डिप्लॉइड सेल से दो डिप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी, एक द्विगुणित कोशिका से दो द्विगुणित कोशिकाएं बन जाएंगी। डिप्लॉइड सेल कितनी बनेगी, दो। क्या क्या प्रोसेस रहा, इंटरफेस क्या थी, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। किस प्रकार से डीएनए पहले डबल होता है, फिर डबल होकर दो कोशिकाओं में चला जाता है। तो गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, क्योंकि गुणसूत्र बने किससे हैं, डीएनए से ही बने हैं। एक गुणसूत्र में जितना डीएनए होना चाहिए, अगर वो डीएनए डबल हो गया तो वो दो गुणसूत्र बना लेगा। तो ये सिंपल सा माइटोसिस था। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मियोसिस की, जो कि थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, उसकी प्रोफेज जो है वो थोड़ी सी अलग है, उसमें एक दो काम जो है, मुख्य जीन विनिमय का काम जो है वो हमें समझना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, तो नेक्स्ट क्लास में मियोसिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।